नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 67। इससे पहले हमने एफोरिज्म पढ़े 66 एंड 65 एंड 66। तो हमने पहले ही बात की कि हमेशा जो है हैनीमैन सर जो है एंटीपैथिक ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट का अपोज करते आए हैं, है ना। तो ये एक ऐसा एफोरिज्म है 67 जहाँ पर हैनीमैन सर जो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट और जो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट या फिर एंटीपैथिक ट्रीटमेंट की वकालत करते हैं कि ये भी ज़रूरी है। कब ज़रूरी है ये हम इस एफोरिज्म में देखेंगे, है ना। तो ये एक ऐसा एफोरिज्म है जहाँ पर हैनीमैन सर बात करते हैं कि हमें कैसे केसेस में एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एंटीपैथिक ट्रीटमेंट या पैलिएटिव ट्रीटमेंट का जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 67। Incontrovertible truth like the proceeding spontaneous offered by nature and experiences explain to us salutary process of homeopathic cure and expose at the same time the objection to palliative treatment of the sick by means of the antipathic effect of medicines। यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि हमने बहुत एक्सप्लेन किया कि जो सेलिटरी प्रोसेस है हमारे होम्योपैथिक प्रोसेस, है ना, इसके बारे में हैनीमैन सर पहले ही बता चुके हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। और साथ ही वो ऑब्जेक्शन करते हैं पैलिएटिव और एंटीपैथिक ट्रीटमेंट का। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी हाई डोजेस के कारण जो बॉडी पर इफ़ेक्ट आते हैं, हजार्डियस इफ़ेक्ट्स आते हैं, है ना। और जो डिजीज़ केस में इन सिक पर्सन ओनली उन डिजीज़ केस में जो है बहुत ज़्यादा जब हायर डोज दी जाती हैं तो वहाँ पर पैलिएटिव जो है डिजीज़ जो होती है पैलिएशन में जाती है और हायर लेवल पे हमें डिजीज़ दूसरी नई डिजीज़ेस मिल जाती हैं। ये सब जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स आते हैं उनके कारण हैनीमैन सर जो है अपोज करते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट एंड एंटीपैथिक ट्रीटमेंट का। तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं ये हम देखते हैं। तो इसी के नीचे जो फुट नोट है 63 वहाँ वो हम पढ़ते हैं, उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमें ये क्यों अगर करना है तो कब करना है एंटीपैथिक ट्रीटमेंट। तो पढ़ते हैं। Only in cases of extreme urgency, where the danger and imminent death do not afford sufficient time for the action of a homeopathic remedy to leaving it is scarcely an hour, a quarter of an hour, or even minute to take effect, it is necessary to make use to palliatives। यहाँ पर हैनीमैन सर यही कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो कैसी कंडीशन हो, अर्जेंसी की कंडीशन, इमरजेंसी की कंडीशंस, जहाँ पर जो है डेंजर ऑफ लाइफ है ना, जहाँ पर डेंजर ऑफ लाइफ की कंडीशन है, हमारा वाइटल फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीकर है, वाइटलिटी एकदम लोअर डाउन हो गई है, उसकी ससेप्टिबिलिटी, सेंसिबिलिटी एकदम डिमिनिश हो गई है कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए, है ना, तो उसको वो टेकअप ही नहीं कर पाएगा, इफेक्ट दिखा ही नहीं पाएगा अपना, है ना। तो बहुत मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन को वर्क करने के लिए जहाँ पर हाँ कुछ आधे घंटे या 1 घंटे का टाइम, है ना, कुछ मिनट्स की भी ज़रूरत वहाँ पर जो पड़ रही है वो भी नहीं है। तो वहाँ पर हमें क्या है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट का यूज़ करना है। ये हैनीमैन सर यहाँ पर वकालत कर रहे हैं कि कब कर रहे हैं, जब अर्जेंसी कंडीशनों एकदम डेंजर की यानी कि डेथ की कंडीशन आ रही है ना, जहाँ पर एकदम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को क्या वर्क करने के लिए एकदम टाइम नहीं है, 1 मिनट का 1 सेकेंड का टाइम नहीं है, वहाँ पर हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे, है ना। चलिए, फॉर इंस्टांस इन सडन अटैक befalling previously healthy persons such as asphyxia and apparent death from lightning, suffocation, freezing, drowning, etc., it would be appropriate and to the process to purpose to stimulate at the first the susceptibility and sensibility and physical life by mild electric shock injections of strong coffee, by stimulating the olfactories, by applying gradual warm, etc. यहाँ पर हैनीमैन सर ये कहते हैं कि
जो सडन अटैक हो जाए, मतलब पहले पेशेंट हेल्दी था हमारा, ठीक है, कैसी कंडीशन में यूज करना है ये याद रखिए, पहले हमारा पेशेंट क्या था, हेल्दी था, यहाँ पर डिजीज पर्सन कोई नहीं है, सिक पर्सन कोई नहीं है, हेल्दी पर्सन था, अचानक उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, एस्फाइक्सिया की कंडीशन आ गई, या तो ड्राउनिंग की कंडीशन आ गई, पानी में डूब गया पेशेंट, है ना, सफोकेशन हो गया या फ्रीजिंग हो कंडीशन आ गई, है ना, लाइटनिंग, है ना, बिजली वगैरह गिर गई ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर मतलब फिजिकल लाइफ भी उसकी डेंजर में है, यानी सेंसिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी भी वाइटल फोर्स की एकदम लोअर डाउन हो गई अचानक से, वहां पर हम क्या करेंगे, पैलिएटिव ट्रीटमेंट का यूज करेंगे। अगर बहुत ज्यादा फ्रीजिंग हो गई है तो हम वार्म देंगे उसको, है ना, कॉफ़ी के डोजेस दे सकते हैं, जो भी किया जाता है वहाँ पर, ऑल्फेक्शन कुछ सुंघाते हैं, या हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स देना पड़े, है ना, मतलब वाइटलिटी को पहले क्या करना है, इम्प्रूव करना है यहाँ पर। तो वहाँ ऐसी कंडीशन में हमें एंटीपैथिक या पैलिएटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि वो हमें करनी पड़ेगी, ठीक। As soon as life is again manifest, the action of vital organ resume its previously healthy course, because in this instance no disease but only a suspension or suppression of vital force which was in itself healthy was to be removed। यहाँ पर एंड में सर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाइटल ऑर्गन्स जो हो रहे हैं वो एकदम से डिमिनिस्ड हो जा रहे हैं, है ना, उनकी जो एक्टिविटी है, लेकिन वो पहले क्या थे, हेल्दी थे, तो तुरंत उसका एक्शन होगा, है ना, और वो फिर से जो है अपनी नॉर्मल जो सस्पेंशन या सप्रेशन हुआ है वो तुरंत क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और पेशेंट फिर से अपनी हेल्दी कंडीशन में धीमे धीमे आ जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि पेशेंट डिजीज नहीं है यहाँ पर, है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। Various antidote to sudden cases of poisoning are here in place, such as alkalis for mineral acid। यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जैसे पॉइजनिंग के केसेस हैं तो उसमें क्या होता है, सडन हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रलाइज करने की उन पॉइजन्स को, जैसे कि अगर कोई एसिडिक जो है किसी ने कोई लिया है, या एल्किली का मतलब एल्केलाइन पॉइजन है या एसिडिक पॉइजन है, तो उसका जस्ट अपोजिट हमें देना है। अगर एल्केलाई है तो क्या देना है, एसिडिक देना है, एसिडिक है तो एल्केलाइन देना है। इसी तरह से लीवर ऑफ सल्फर फॉर मेटेलिक पॉइजन के लिए दिया जाता है, कॉफ़ी है, कैम्फर एपिका कुन्ना है, ओपीएम के लिए ओपीएम पॉइजनिंग के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है, तुरंत पैलिएटिव इफेक्ट दिखाना है हमें। होम्योपैथिक मेडिसिन नॉट नेसेसरली सेलेक्टेड इम्प्रॉपरली फॉर अ डिजीज, किसी डिजीज के लिए हमें कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इम्प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं करनी है। If a few drug symptoms should happen to bear only an antipathic relation to some of its intermediate and minor symptom, as long as other stronger, particularly prominent symptom of the disease are properly covered, this is overcome and extinguished homeopathically by the symptom similitude of the same remedy। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर ही चुके हैं कि हम लोगों को कैसे एकदम यहाँ पर बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखते हैं, प्रोमिनेंट सिम्टम, मतलब माइनर सिम्टम्स के लिए हमें मेडिसिन कभी नहीं देनी है, हमें हमेशा प्रोमिनेंट एंड जो एकदम कहते हैं नहीं रेड लाइन सिम्टम्स, उनके आधार पे मेडिसिन हमें होम्योपैथिकली देनी है, जो कि उसका सिम्टम सिमिलिट्यूड बना करके पूरा, जो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, ऐसी मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथिक में। द फ्यू contrary symptom will then vanish spontaneously after the time of action of medicine has passed, and the cure will not be retarded in the least। ठीक है, ऐसे केसेस में भी जब बहुत ज़्यादा हमने सप्रेशन कर दिया तो बाद में कुछ मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उनको भी हम सिम्टम सिमिलिट्यूड के आधार पे हम हटा सकते हो, पेशेंट हमारा पूरी तरह से फिर रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट देते हैं, एनिमल सर बात करते हैं, फुटनोट के नीचे भी बात करते हैं, न्यू सेक्ट एक वर्ड यूज़ किया है एनिमल सर ने, क्या, न्यू सेक्ट। ये न्यू सेक्ट क्या है,
तो न्यू सेक्ट क्या है कि हैनीमैन सर बार बार बात करते हैं कि हमें होम्योपैथिक की कैसे होम्योपैथिक एक होम्योपैथ को होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से देनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो 67 में इन्होंने ये भी कह दिया कि हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो न्यू सेक्ट है इन्होंने एक कंडीशन रखी कि अर्जेंसी की कंडीशन में ही हमें जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट या एंटीपैथिक ट्रीटमेंट का यूज़ करना है। लेकिन जो ये न्यू सेक्ट क्या है कि ऐसे लोग, ऐसी एक नई प्रजाति की वो हो गई है होम्योपैथी में कि कहते हैं कि नहीं, हनीमैन सर ने बात की है कि जो है एलोपैथिक या पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। नहीं, हम कब दे सकते हैं, हनीमैन सर ने ये भी बात की है। वो कंडीशन नहीं याद रखते हैं और कहते हैं कि नहीं, हनीमैन सर तो कहते हैं कि हम देते हैं, दे सकते हैं। तो उन्हीं के लिए ये न्यू सेक्ट वर्ड आया कि एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो रही है होम्योपैथी में कि nevertheless the new sect appeal to this remark in order to find such exceptions to the rule everywhere in disease। कह रहे हैं डिजीज कंडीशन में भी ये रूल लागू कर लेते हैं, लगा देते हैं by way of pretext for the application of their allopathic palliative and other pernicious devices only for the sake of avoiding the trouble of finding the right homeopathy for every case of disease। कह रहे हैं कि यहाँ पर और as on might say to avoid the trouble of these homeopathic physicians, as which however they wish to appear, but their deed are in conformity with their aspirations, they are insufficient। कह रहे हैं कि ये अपनी उसके लिए अपनी क्या कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो, फटाफट मेडिसिन निकल जाए इनकी और बहुत ज़्यादा इनके लिए हमें टाइम भी ना देना पड़े, बहुत ज़्यादा अपना माथा ना खराब करना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इजी ऑफ टेक, और पेशेंट को भी जल्दी से रिलीफ मिल जाए। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना, बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना चाहते, शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। कुल मिला के इनका उद्देश्य पेशेंट को क्योर करना नहीं होता है, बस जो बंदा आया है वो ये कह दे कि मुझे आराम हो गया डॉक्टर साहब, ठीक है। तो वो ये इसलिए, है ना, वो ये करते हैं कि वो पैलिएटिव और एंटीपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी उसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए, पेशेंट के फ़ायदे के लिए नहीं, ठीक है। और अपने आप को होम्योपैथ कहते हैं, ठीक है। दे आर इनसिग्निफिकेंट, ये मतलब बहुत सही चीज़ें नहीं हैं, है ना, महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं और इसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर हैनीमैन सर ने न्यू सेक्ट वर्ड दिया है ऐसे लोगों के लिए जो अपने फ़ायदे के लिए, है ना, पेशेंट के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए डिजीज़ कंडीशन में भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं और पेशेंट्स को देते हैं और खुद होम्योपैथ कहलाते हैं। तो ऐसी प्रजाति होम्योपैथी की क्या कहलाती है, न्यू सेक्ट कहलाती है। ओके, चलिए आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, न्यू सेक्ट के बारे में जाना, एक वर्ड बहुत शॉर्ट इसके जो है आते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में भी। और एक ये पूरा एक अगर हम बात करें ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, तो जो 67 एफोरिज्म का जो फुट नोट है, इसका भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा बनता है कि किस तरह से जो है, कहाँ पर, किस जगह पर हैनीमैन सर ने जो है वकालत की है या बात की है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इस पर भी एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो जो स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण जो है, वैसे तो ऑर्गेनॉन के सारे ही एफोरिज्म्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर एक छोटे से एफोरिज्म में बहुत बड़ी बात कही हुई है। तो एक ये 67 एफोरिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट एफोरिज्म है ना, 67 याद रखिएगा, जहाँ पर हैनीमैन सर बात करते हैं कि एलोपैथी
हमें करनी चाहिए या पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, साथ में ये भी बताते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उन्हें ही न्यू सेक्ट कहते हैं, जो हमेशा पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। इन शेक ऑफ हैनीमैन सर की बात करते हो कि अरे नहीं, हैनीमैन सर ने तो कहा है कि हाँ हाँ, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो वहाँ पर पैलिएटिव ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे लोग न्यू सेक्ट कहलाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, एक नए एफॉर्ड्सम के साथ फिर हम मिलते हैं। 68 एफॉर्ड्सम, जल्दी जल्दी ये सब खत्म हो रहे हैं, फिर हम 70s और इन सब में आएंगे, डिजीज प्रोसेस में आएंगे, तो फटाफट हम इनको ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होम्योपैथी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप अपने पेशेंटों के बारे में भी सोचते रहिए और एक अच्छी चीज़ है ना करने की कोशिश करिए, जिसके लिए हैनीमैन सर ने एलोपैथी को छोड़ा था और होम्योपैथी की खोज की और होम्योपैथी को अपनाया। क्यों अपनाया, वो भी कर सकते थे, बट क्यों नहीं किया, यही सब कारण है। ठीक है, तब तक बने रहिए और प्लीज़ मेरे अगर अच्छे लगे मेरे एफॉर्ड्सम्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जो होम्योपैथी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ आप ऑर्गेनॉन ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बिना ऑर्गेनॉन के होम्योपैथी कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।